नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया कि बिहार में तेजस्वी यादव ग्रैंड अलायंस को लीड करेंगे। मीडिया के सामने ऐलान किया गया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। काफी मशक्कत के बाद महागठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन भी हुआ। इसके लिए वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी की मांग भी मान ली गई। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया। जिन सीटों पर ग्रैंड अलायंस की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, उन पर भी समझौता कराने में पूरी ताकत लगाई गई, लेकिन इस मामले में ज्यादा सफलता नहीं मिली। कल तक 14 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने थे। आज 3 सीटों पर उम्मीदवारों ने पर्चे वापस लिए, लेकिन अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेजस्वी यादव ने इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर एनडीए पर हमला जरूर बोला। तेजस्वी ने कहा, अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो ऐलान करे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसका जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने क्या जवाब दिया? जेपी नड्डा ने जनता को आरजेडी का क्या मतलब समझाया? तेजस्वी ने मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? और वो कौन कौन से नेता हैं जो लालू यादव के मना करने के बावजूद चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज ग्रैंड अलायंस की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे एक बात साफ हुई कि बिहार में कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव के सामने झुकना पड़ा। कांग्रेस चाहती थी कि सीटों के बंटवारे पर स्थिति साफ की जाए, लेकिन लालू चाहते थे कि पहले औपचारिक तौर पर तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जाए। लालू का कहना था कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के दावेदार के रूप में तेजस्वी यादव का नाम लेने से बच रही है, इससे खराब मैसेज जा रहा है। कल अशोक गहलोत से भी लालू यादव ने यही कहा था। तय हुआ कि आज सारे नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे, उसमें तेजस्वी के नाम का ऐलान हो जाएगा और सीटों के बंटवारे पर भी स्थिति साफ कर दी जाएगी। लेकिन पता यह लगा कि आज सुबह मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि तेजस्वी के साथ उनके नाम का भी ऐलान डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर किया जाए। मामला फिर लालू के दरबार में पहुंचा। आरजेडी ने मुकेश सहनी के सामने शर्त रखी कि वो एक सीट से अपना उम्मीदवार वापस लें, बदले में उनके नाम का ऐलान डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर किया जाएगा। मुकेश सहनी तैयार हो गए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो तय हुआ उसकी घोषणा अशोक गहलोत ने की, वो सुनिए। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि दूसरी जातियों के नेता भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन बिहार में बहुत सारी जातियां हैं। किस किस जाति के, किस किस समाज के नेताओं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्या कोई मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनेगा? कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे? इसका जवाब न तो गहलोत ने दिया और न ही तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी से उन सीटों के बारे में पूछा गया जहां ग्रैंड अलायंस में शामिल 2-2 पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन
सिर्फ इतना बताया गया कि जिन जिन सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट के सामने आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्हें पर्चा वापस लेने का निर्देश दे दिया गया है। इसके बाद तेजस्वी ने दावा किया कि वो करप्शन और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जो वादे किए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। जो काम एनडीए की सरकार 20 साल में नहीं कर पाई वो सारे काम 20 महीने में कर देंगे। ये सारे दावे करने के बाद तेजस्वी नीतीश कुमार पर आए। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन ने तो सीएम का फेस अनाउंस कर दिया, लेकिन एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये अब तक क्लियर नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। तेजस्वी ने कहा अभी बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म किया है, चुनाव के बाद उनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा। हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। चूंकि तेजस्वी यादव ने एनडीए के नेताओं को चुनौती दी कि वो साफ साफ कहकर दिखाएं कि चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 1 घंटे के भीतर इसका जवाब भी आ गया। सारण में एक रैली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा महागठबंधन के नेता 14 नवंबर तक किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते रहे, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2030 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आज पटना में घोषणा हुआ है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन होगा। आप सब जानते हैं, एक तो मुख्यमंत्री प्रत्याशी के लिए 25 से 30 में कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, केंद्र में कभी भी ऐसी सरकार नहीं थी जो बिहार को मदद कर सके। बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बिहार को मदद कर रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और अगले 5 साल में बिहार का ऐसा मौका है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस 5 साल में बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाना है उतना काम कराएंगे कि बिहार भी अगले 5 साल में गुजरात और महाराष्ट्र के पास जाकर के खड़ा होगा। रोजी रोजगार के लिए लोगों को नहीं बाहर जाना पड़ेगा। आज तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक नया विवाद पैदा हो गया। महागठबंधन के नेताओं ने एकता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन मंच पर तेजस्वी यादव के अलावा किसी की फोटो नहीं दिखाई दी। इससे कांग्रेस के सपोर्टर्स नाराज हो गए। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन के लिए माहौल बनाया था। राहुल के नाम पर ही वोट मिलते हैं, लेकिन आज पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। यह गलत है। इस तरह के अहंकार से नुकसान होगा, यह कहा पप्पू यादव ने। राहुल गांधी के तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। गठबंधन में तीनों जो गठबंधन है उनका होना चाहिए।
साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब ही होता है सभी लोग। बिल्कुल ये सही नहीं है और इसका संदेश गलत जाएगा। और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है, और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। इस मुद्दे को बीजेपी और एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी हवा दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज साफ हो गया कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया। जो पार्टी खुद को देश की सबसे पुरानी नेशनल पार्टी बताने का दम भरती हो, वो एक रीजनल पार्टी की पिछलग्गू बन गई। उन्होंने कहा, तो समझ लीजिए कि बिहार में महागठबंधन का क्या हाल है। आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है, लेकिन ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। चिराग पासवान ने भी कहा, आज तेजस्वी यादव का अहंकार सामने आ गया। अगर उन्हें राहुल गांधी की फोटो नहीं लगानी थी तो कम से कम मंच पर बैठे दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं की फोटो ही पोस्टर पर लगवा देते। चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन तेजस्वी ने उनकी तस्वीर भी नहीं लगने दी। इससे पता लग गया कि तेजस्वी के मन में दलितों के प्रति कितना सम्मान है। इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे, तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता ना राहुल जी की ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की, इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। मुझे लगता है पोस्टर पर किसकी फोटो है ये बड़ा इशू नहीं है, मुद्दा है महागठबंधन में सीटों के झगड़े का। ये असली बात है, और ये मसला आखिरी वक्त तक नहीं सुलझ पाया। आज नाम वापस लेने का वक्त खत्म हो गया, और अब भी बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सिर्फ 3 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने पर्चे वापस लिए। बाबूबरही सीट पर वीआईपी के बिंदु गुलाब सिंह यादव ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि प्राणपुर सीट पर कांग्रेस के तौकीर आलम ने अपना पर्चा वापस लिया। नोट करने वाली बात है कि तौकीर आलम ने 2 सीटों से नॉमिनेशन फाइल किया था। उन्होंने प्राणपुर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भरा था, जिससे आज वापस ले लिया। अब वो सिर्फ बरारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह वर्सलीगंज पर कांग्रेस उम्मीदवार ने, सतीश कुमार उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन कहलगांव, गौड़ाबौरा, बिहार शरीफ, राजपाकर, वैशाली, नरकटियागंज, चैनपुर, बेलदौर, करगहर, सिकंदरा और सुल्तानगंज सीटों से महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपने अपने नॉमिनेशन वापस लेने से इनकार कर दिया। अब इन सीटों पर फाइट होगी, जिसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है। गौड़ाबौराम सीट पर तो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, और उस सीट पर आरजेडी की तरफ से अफजल खान भी मैदान में है। आरजेडी ने अफजल खान से नाम वापस लेने को कहा था, इसकी चिट्ठी भी जारी कर दी, लेकिन अफजल खान ने कहा कि उनके पास कोई फोन नहीं आया, चिट्ठी तो फर्जी भी हो सकती है, इसलिए वो मैदान में डटे हैं और जीत कर दिखाएंगे।
इस बार लालू यादव जो है वो आपको आरजेडी का उम्मीदवार मानने से इनकार कर रहे हैं, कैसे जीतेगा चुनाव? ये आप मैम कैसे कर सकती हैं? आरजेडी का सिंबल माननीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथों से मुझे मिला है सिंबल। उसके बाद मैं आके नॉमिनेशन किया हूँ और आप ये पता कर लीजिए कि पहला नॉमिनेशन मेरा हुआ है, उसके बाद कोई जाके नॉमिनेशन किया है। आप तो अपने आपको आरजेडी का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन लालू यादव जो है चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए लालू जी, लेटर तो फर्जी भी हो सकता है ना, लेटर फर्जी हो सकता नहीं। किसी कैमरा के सामने आके लालू जी बोले कि मैं मेरा कैंडिडेट अफजल अली खान नहीं है। लालू यादव से आपकी बातचीत हुई है? ये तो इंटरनल मामला है, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कैमरा के सामने? कहावत है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो दुरुस्त आने का भी कोई फायदा नहीं होता। 2 महीने पहले तेजस्वी यादव आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर आपस में टकराव हुआ। लालू तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाना चाहते थे। कांग्रेस ये डिक्लेयर करने की कीमत के तौर पर अपनी मर्जी की सीटें चाहती थी। मुकेश सहनी चाहते थे उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए, वरना वो सब गड़बड़ कर देंगे। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था। जब इंप्रेशन ये बना कि ग्रैंड अलायंस के दलों को आपस में लड़ाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो फिर आग पर राख डालने की कोशिश हुई। अब तेजस्वी की बात तो रह गई, पर सीटों पर लड़ाई बाकी है। ऊपर की बात तो बन गई, पर जमीन पर कार्यकर्ताओं की तकरार अभी बाकी है। और आलम यह है कि इसके असर को रोकने के लिए टाइम नहीं बचा। इलेक्शन फुल स्विंग में है। नीतीश कुमार एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं और तेजस्वी झगड़े सुलझाने में लगे हैं। अब उनका कैंपेन कल से शुरू होगा। दूसरी तरफ इस बार एनडीए में सीटों का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। किसी को पर्चा वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ी और एनडीए के नेताओं ने कैंपेन भी पूरे जोर शोर से शुरू कर दिया है। आज जेपी नड्डा ने औरंगाबाद और वैशाली में रैलियां की। क्योंकि तेजस्वी ने आज करप्शन और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा किया, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और जीविका दीदियों को परमानेंट नौकरी का वादा किया, इसलिए तेजस्वी के वादों और दावों पर जेपी नड्डा ने जोरदार हमला किया। बिहार के लोगों को लालू के जंगल राज की याद दिलाई और आरजेडी का मतलब भी समझाया। मैं यहां यह भी आपको बता देना चाहता हूं, आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन वो आपको नौकरी देंगे, जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो वो सुरक्षा देंगे। जेपी नड्डा को लोग कहते हैं वो आधे बिहारी हैं। वो काफी समय तक बिहार में रहे हैं, उनकी पढ़ाई बिहार में हुई है, तो बिहार से उनका एक रिश्ता है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तेजस्वी यादव लगातार उनकी उम्र और उनकी सेहत पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक हफ्ते से मैदान में हैं, जबरदस्त मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और लोग हैरान हैं कि नीतीश कुमार 3-3 रैलियां एक-एक दिन में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी विपक्ष कर वैसे तीखे हमले नहीं किए जैसे आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश पर कर रहे हैं। नीतीश का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है। वो हर रैली में नौकरी और रोजगार पर बात करते हैं। आज नीतीश ने कहा कि उन्होंने 20 साल में बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है, पिछले 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और 40 लाख रोजगार पैदा किए और आगे भी ये सिलसिला वो जारी रखेंगे। आप जानते हैं 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी दी जा चुका है, अब उसके आगे भी काम हो रहा है। और उसके अलावा जो 10 लाख रोजगार था, तो 10 लाख रोजगार में शुरू से में इतना बढ़ाया गया कि अब जानते हैं कि अब उनका हो गया है 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो मतलब 10 था, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 10 ही जो किए थे हम लोग, और उसी में अब हो गया 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख रोजगार।
मतलब दोनों मिलाकर के 50 हो गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो मतलब समझिए कि सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये भी काम कर दिया है। अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का 1 करोड़ का हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक दिन में 3-3 पब्लिक मीटिंग का एड्रेस कर रहे हैं। उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, आवाज में खनक है। इससे लोग हैरान हैं। जो लोग थोड़े दिन पहले तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग उनके नाम पर सरकार चलाते हैं, उन लोगों को भी अचरज हो रहा है। उन सबको नीतीश कुमार ने गलत साबित कर दिया। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी बात है कि इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती और इसका फायदा एनडीए को होगा। आज बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में सिग्मा गैंग के 4 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। सिग्मा गैंग का सरगना रंजन पाठक नाम का गैंगस्टर था। रंजन पाठक और उसके साथी सीतामढ़ी में हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली में आकर छुप जाते थे। बिहार पुलिस को लंबे वक्त से इस गैंग की तलाश थी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि रंजन पाठक के खिलाफ बिहार के अलग अलग थानों में हत्या के 8 केसेस दर्ज हैं। पुलिस के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि रंजन पाठक और उसके साथी दिल्ली के रोहिणी में रहते हैं और ये लोग बिहार में चुनाव के दौरान गड़बड़ी की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस को संपर्क किया और एनकाउंटर में 4 अपराधी मारे गए। अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये 4 मारे गए। जब वे लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। पिछले कुछ महीनों में बिहार में हत्या और लूटपाट की लगातार कई वारदात हुई, सरेआम फायरिंग की खबरें आई। उससे बिहार की पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। लेकिन दिल्ली में जो एनकाउंटर हुआ, इसके बाद बिहार की पुलिस सवाल उठाने वालों को जवाब दे पाएगी और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा। बिहार की पुलिस एक्टिव है, बिहार के नेताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है, जोश है और बिहार के लोगों में महापर्व छठ का उत्साह है। बिहार के लोग देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो छठ के मौके पर घर जा रहे हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन पर, ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है। कई रेलवे स्टेशन पर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें दिखाई दी। रेलवे ने छठ के लिए 13,000 स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। हालांकि आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद मोर्चा संभाला। स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट और ट्रेन की लोकेशन पर नजर रखने के लिए 3 वॉर रूम बनाए गए हैं। सबकी फीड सीधे रेल भवन में बने वॉर रूम में पहुंच रही है। आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद थे। जिस स्टेशन पर ज्यादा भीड़ दिखती है, अगर वहां अलग से स्पेशल ट्रेन भेजने की जरूरत होती है तो तुरंत भेजी जा रही है। जैसे अंबाला पर जबरदस्त रश दिखाई दिया। अमृतसर से पूर्णिया की तरफ जाने वाली ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची तो धक्का मुक्की हुई। इसके बाद तुरंत जालंधर से एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई। यात्री उस ट्रेन में बैठकर बिहार के लिए रवाना हो गए। इसी तरह की तस्वीरें गुजरात के सूरत और उधना स्टेशन से आई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी। प्लेटफॉर्म खचाखच भर गया था, तो वहां भी एडिशनल ट्रेन भेजी गई। असल में बीते सालों से सबक लेकर इस बार रेलवे ने
क्राउड मैनेजमेंट के लिए नया मैकेनिज्म तैयार किया है। देश के ऐसे 35 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया जहां त्योहार के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इन स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे रेलवे मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ती दिखाई देती है तो वहां के स्थानीय अफसरों से फीडबैक लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचाई जाती है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहां पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहां पर स्पेशल ट्रेन को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। मान लो रतलाम से मूव कराया, कुछ को मुंबई में मुंबई एरिया में पालघर से मूव कराया, तो उनको मूव करा के उधना पे ला सके और विद इन 7-8 आवर्स में करीब करीब सभी को पैसेंजर्स को मूव करा सके। जैसे न्यू दिल्ली में तो चलो अरेंजमेंट काफी स्ट्रांग था, जैसे अंबाला में अचानक एक सडन सर्ज आया तो तुरंत जलंधर से और बाकी जगह से दूसरी जगह से एक्स्ट्रा मूवमेंट करवा पाए। ये सब पॉसिबल हो पाया वॉर रूम के इस मैकेनिज्म से। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं, प्लेटफॉर्म पर लाइन लगवा रहे हैं। उतने ही लोगों को प्लेटफॉर्म तक भेजा जा रहा है जितने एक ट्रेन में सवार हो सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि स्टेशन के बाहर भी हजारों की संख्या में यात्री इकट्ठे हो जाते हैं। अश्विनी वैष्णव ने इसका भी ध्यान रखा। स्टेशन के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। यहाँ टेंट लगाकर लोगों के बैठने का इंतजाम है, खाने पीने की व्यवस्था है। होल्डिंग एरिया में टिकट काउंटर बना दिए गए हैं, ऑटोमेटेड टिकट मशीन्स लगा दी गई हैं। लोग एक साथ प्लेटफॉर्म तक ना पहुंचे, धक्का मुक्की या भगदड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए जिगजैग रास्ते तैयार किए गए हैं। अलग अलग गेट से उनकी एंट्री कराई जाती है। ये न्यू दिल्ली स्टेशन का पूरा एक जूम्ड एरिया है। सब जगह इस तरह का मूवमेंट रखा गया है जिससे कि एक सडन रश के साथ प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे, सडन रश में नहीं जाए प्लेटफॉर्म पे। एक होल्डिंग एरिया में आए, वेट करे, वहां टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के बाद में इस तरह से जिगजैग करके जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से अंदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। कई पैसेंजर्स को मैंने पूछा था जो रेगुलर ट्रेन में आए, उनका इस होल्डिंग एरिया के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण आधे घंटे के अंदर अंदर, मतलब आप स्टेशन में पहुंचे उससे हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच के गाड़ी के अंदर आ सकते हो। ऐसी व्यवस्था भी हो पाई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर वॉर रूम मैकेनिज्म। रेल भवन में बने वॉर रूम में रेलवे कर्मचारी दिन रात 36 स्टेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मिनट मिनट का डेटा तैयार किया जा रहा है, एक हॉट मैप तैयार किया जा रहा है। इसमें हर एक घंटे में इन 36 स्टेशन का फुटफॉल दर्ज होता है। अगर यात्रियों की संख्या लिमिट में है तो वो स्टेशन ऑरेंज शो करता है। अगर भीड़ बढ़ती है तो उस टाइम फ्रेम को रेड मार्क कर दिया जाता है और उस हिसाब से इंतजाम बढ़ा दिए जाते हैं। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को ट्रेन की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अलग अलग जगह के व्यूज है इसमें पूरे में। तो जैसे मान लो अभी पैसेंजर्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ये अंदर इनवर्ट पैसेंजर्स हैं। फिर उनके टिकटिंग काउंटर्स है, ये वाले यहाँ पे खूब सारे टिकटिंग काउंटर्स बने हुए हैं। कई सारी ATVMs ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के लिए हुए। जैसे ये वेटिंग एरिया है, ये पंडाल 117, तो इसके अंदर अभी कितने लोग बैठे हैं पता चल जाता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा रश दिखाई देता है तो तुरंत फिर गाड़ियां वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉय करना। जैसे करीब 10,700 गाड़ियां तो रिजर्व गाड़ियों के हिसाब से इनको रखा गया था और करीब 3,000 के आसपास गाड़ियां ऐसी है जो अनरिजर्व सडन सर्च के लिए रखी। तो 10,700 जो कि पहले से नोटिफाइड है IRCTC के वेबसाइट पे, और जो सडन सर्च आती है उसके लिए अबाउट 3,000 ट्रेन का प्रोविजन रखा गया था। रेलवे ने इस बार बहुत सारे बदलाव किए हैं, नया सिस्टम तैयार किया है। इसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसे संभाल पाना, हर यात्री को सहूलियत दे पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन
अश्विनी वैष्णव और रेलवे की उनकी टीम इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। स्पेशल ट्रेन अक्सर लेट हो जाती हैं। कल ये खबर आई थी कि 6 स्पेशल ट्रेन 24 घंटे लेट चल रही हैं, लेकिन आज अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिर्फ 2 ट्रेन 4 घंटे लेट हैं, जबकि 1 ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही है। बाकी सारी ट्रेन टाइम पर चल रही हैं। रेलवे ने कंट्रोल रूम में ट्रेन की लोकेशन के लिए एक हाईटेक ऑटोमेटिक डिस्प्ले लगाया है, जो हर 10 मिनट पर ट्रेन की लोकेशन अपडेट करता है। अगर ट्रेन कहीं लंबे वक्त तक रुकी दिखाई देती है तो उसकी वजह पूछी जाती है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर किया जाता है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा, इस साल दिवाली और छठ के मौके पर अब तक पिछले साल के मुकाबले 50 लाख से ज्यादा लोगों ने 50 लाख एडिशनल लोगों ने रेल से सफर किया। भीड़ का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है और नए सिस्टम से स्पेशल ट्रेन के लेट होने की प्रॉब्लम को कम किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने सिस्टम में सुधार किया है, लेकिन अभी सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है। अगले साल व्यवस्था और बेहतर होगी। इस बार डेस्टिनेशंस बहुत बढ़ा दिए हैं। जैसे पिछले साल डेस्टिनेशन बिहार के 7 बड़े शहर, इस बार करीब 18 बड़े शहरों को रखा गया। ये कंट्रोल चार्ट बहुत ही टेक्निकल चीज है। इसमें कौन सी गाड़ी कहाँ मूव हो रही है, मान लो ये एक गाड़ी है 53202, इस गाड़ी का ये मूवमेंट, इसमें कहीं पर भी कोई भी गाड़ी अगर रास्ते में किसी कारण से रुक गई है तो उसका इस कंट्रोल चार्ट से डिटेक्शन हो जाता है और उसमें यहाँ से फिर तुरंत डायरेक्शन हो जाता है। आज के जो पीरियड में करीब 3 to 4 आवर्स का होने स्पेशल्स का, और वो जितना कंजेशन है नेटवर्क। छठ पूजा के लिए लोग पहले भी घर जाते थे। ट्रेन में भीड़ पहले भी होती थी। कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे। कुछ लोग ट्रेन पर लटक कर अपनी जान पर खिलकर घर जाते थे और कोई इसकी परवाह नहीं करता था। रेलवे में इस तरह के ट्रैवल को नॉर्मल माना जाता था। भीड़ अब भी है, ट्रेन अब भी कम पड़ रही हैं, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। इसकी वजह है रेलवे मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। अश्विनी वैष्णव ने डेटा स्टडी करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन चलाई, फैसिलिटीज बढ़ाई, पर जब लोगों को पता लगा कि अब स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब ज्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए। भीड़ और बढ़ गई, अंदाजा गलत हो गया, इंतजामात कम पड़ने लगे। पर लोगों को इस बात का संतोष है कि रेलवे उनके ट्रैवल की, उनकी सुविधाओं की चिंता करता है, और यह विश्वास बड़ी चीज है। एक बात और, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाएं उन पर आंख मूंदकर यकीन ना करें। सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो जानकारी दी जाए उस पर भरोसा करें, क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी सोशल मीडिया पर वायरल रील्स के कारण चली गई। दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर पीवीसी के पाइप और एक लाइटर से घर में ही तेज आवाज करने वाली बंदूक बनाने की रील खूब वायरल हुई। लोगों ने रील देखकर घर में देसी पटाखा गन बनाना सीखा और फिर उसकी दुकान लगा ली, और कुछ लोगों ने खुद ही गन बनाकर अपने बच्चों को थमा दी। इसके बाद दिवाली पर हादसे हुए, बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भोपाल और उसके आसपास के जिलों में पीवीसी पाइप से बनी मॉक गन्स की जमकर बिक्री हुई। लोगों ने 150-200 रुपए देकर ये गन्स खरीदी, और जब इन्हें दिवाली पर इस्तेमाल किया तो त्योहार मातम में बदल गया। सिर्फ भोपाल में 150 लोग इससे घायल हुए। ज्यादातर लोगों की आंखों में चोट लगी, कई लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। असल में पीवीसी के 2 पाइप्स को जोड़कर जुगाड़ से गन का आकार दिया जाता है, फिर इसके अंदर पोटाश या कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते हैं। इन टुकड़ों पर पानी की कुछ बूंदें डालकर लाइटर से इग्नाइट किया जाता है। सकरे पाइप में केमिकल रिएक्शन से जब गैस बनती है तो वह एक्सपेंड करती है, तो धमाका सुनाई देता है, चिंगारी निकलती है।
हैरानी की बात यह कि आज भी जब हमारे संवाददाता अमिताभ अनुराग भोपाल की सड़कों पर निकले तो कई जगह ये गन बिकती हुई दिखाई दी। देसी गन ये कहाँ से आ रही है? ये भैया हम खुद बनाते हैं। अच्छा, खुद भोपाल में? हम भोपाल में बनाते हैं। अभी कोई ऐसी नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। किसी ने बोला नहीं बनाना शुरू कर दी? कहाँ से बन रही है? सर ये अपन को मतलब पापा बनाते थे, इन लोग अंकल लोग। कहाँ से आई है ये? सर यूट्यूब से सीखे अपन। अच्छा, यूट्यूब में बनाया जाता है। अच्छा, इसकी अनुमति वगैरह अपन ने नहीं ली? तो कितने की बन जाती है ये गन? जी सर 250 रुपए तक बन जाती है। अच्छा, 250 रुपए तक बन जाती है। क्या क्या लगता है इसमें? जी सर इसमें कार्बाइड रहता है, कार्बाइड मेन रहता है, पानी रहता है और लाइटर बस मेन। कार्बाइड, पानी और लाइटर। अच्छा, तो ये कार्बाइड कहाँ मिलता है? हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है सर। क्या बोलना पड़ता है? कार्बाइड बोल दीजिएगा, वो आसानी से आपको दे देगा। ये लेकिन पीवीसी पाइप फटने का खतरा नहीं सर, ये बिल्कुल खतरा नहीं। इसमें सर गैस रहती है बस। अच्छा जी सर, लेकिन इसकी अनुमति वगैरह नहीं है? अनुमति सर ली नहीं गई है, बस परमिशन है थोड़ी सी। अच्छा, नहीं, क्योंकि भोपाल जो एसडीएम है ये टीमें बनाई है, कार्रवाई कर रहे हैं कि ऐसे न बेचे, क्योंकि कई शिकायतें भी आती हैं आंखें। इससे कुछ खतरा नहीं है, बस ये गैस रहती है, इससे साउंड आता है। अच्छा, बस कुछ नुकसान नहीं है, ना केमिकल नहीं है। इससे हमको डर नहीं है, परमिट है हमारे पास, कहीं भी चला सकते हैं इसको हम। चूंकि पाइप गन की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, खूब देखी जा रही थी, इसलिए इनकी बिक्री भी हाथों हाथ हो गई। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और भोपाल में ऐसी गन्स को हजारों लोगों ने खरीदा और जमकर इस्तेमाल किया। कुछ लोग आज भी ये गन खरीदने पहुंचे। इन लोगों ने माना कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गन की रील देखी थी, इसलिए वो इसे खरीदने आए। भाई लोग, आप लोगों ने कहाँ से सुनी है गन? जो ये इंस्टाग्राम पे देखिए भैया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील चलती है? हाँ, बाकायदा। फेसबुक पे भी देखिए, इंस्टाग्राम पे भी देखिए, ऑनलाइन ही देखिए मतलब। अच्छा, ऑनलाइन देखिए। कोई डर वगैरह नहीं है इससे? नहीं डर। पर डॉक्टर वगैरह कह रहे हैं ये फट जाती है तो आंखों में दिक्कत हो जाएगी? नहीं, अभी तक तो सुना नहीं है सर। अच्छा, ये काफी चल रहा है रील पे, इंस्टाग्राम पे मैं रील सर्च कर रहा था तो कहीं बाहर का देखा था मैंने कि ये इसमें इस तरह के गन है। जी, देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो तो पता नहीं। हाँ, लेकिन मतलब ठीक है, ये चल रही है रील पे काफी चल रही है सर। रील पे मालूम कहाँ से चला कि इस तरीके की गन? ऑनलाइन ही वीडियो देखी थी। अच्छा, वीडियो चल रहे हैं? जी। अच्छा, उसमें इस तरीके की? हाँ, ये एक्चुअली मैं आजकल ऑनलाइन बहुत देख रहा था कि नाइट्रोजन के पत्थर डाल के और जो है बिना पॉल्यूशन के और बिना किसी उसके ये यूज हो रहा है, तो मैंने सोचा बेटे के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, एक बार देखा जाए कि इसका क्या। भोपाल की जो एसडीएम है वो बकायदा उन्होंने टीम बनाई है कि ये कहीं भी न बिके, क्योंकि बिना अनुमति के है और पीवीसी की है। और कार्बाइड अगर फट जाए तो आंखों को, बच्चों को नुकसान भी हो रहा है। ये भी चल रहा है, ये सुना कि नहीं? नहीं, ये मैंने एक्चुअली नहीं सुना, बिकॉज ऑनलाइन मैंने बहुत ज्यादा देखा, काफी देखा है। बाकी ये चीज जो आपने बताई है मैंने अभी तक नहीं सुनी। ये ऑनलाइन प्रमोट होने वाली पीवीसी गन्स चलाने में जितनी आसान दिखती हैं उतनी ज़्यादा खतरनाक हैं। जो लोग इस गन के चक्कर में घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि 3-4 बार फायर करने के बाद उनकी गन ने काम करना बंद कर दिया था। जब उन्होंने चेक करने के लिए पाइप में झांकने की कोशिश की तो ब्लास्ट हो गया। कहाँ से देखी थी आपने ये गन? ये यूट्यूब में से। यूट्यूब में देखी थी? क्या था यूट्यूब में? यूट्यूब में उसके अंदर कार्बेट डालते, छेद देता है, उसके अंदर पानी डालते 2 बूंद, फिर उसको हिलाते, कार्बेट निकालते, चला देते, वो तेज आवाज आती है। अच्छा, ऐसा देखा था आपने? फिर आपको कहाँ मिली ये गन? ये कहाँ से आपने ये देखा कि भोपाल में मिल रही है? हमारा अब्बा खरीद के लाए थे। कार्बेट डाला, फिर हमने पानी डाले 2, एक बार उसका कार्बेट निकाला, फिर एक बार चल गई, फिर दूसरी बार नहीं चली, फिर हम उसकी चिंगारी झाँक के देख रहे लाइटर की, तो उससे चल गई वो। देखी कहाँ से ये गन? ये कहाँ? भाई लेके आया था, एक दोस्त। उसने कहाँ से देखी? वो सोशल मीडिया पे चलता है जो? जी। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह लेके आया था सर वो। अच्छा, खरीद फुटपाथ पे से वो चेक कराने लेके आए थे। ठीक है। तो वो एकदम से चल गई आग पे? जी। क्या निकला? धुआं और एक साथ? नहीं, आग जैसी निकली थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर अस्पताल सीधे। कहाँ से बेटा आपने गन देखी इस तरीके की? इंस्टाग्राम पे। वो प्लास्टिक, वो मतलब प्लास्टिक पे ऐसी पाइप की वो तोप थी, उसके अंदर कार्बेट डलता था और पानी डाल के हिला के फोड़ दिया जाता। तो वो 3-4 बार नहीं चली, तो हमने देखी तो गलती से लाइटर दब गया। फिर क्या हुआ? आग के अंदर कार्बेट चला गया। तो पीवीसी का पाइप फट गया था? नहीं फटा। डॉक्टर्स का कहना है कि पटाखों की तुलना में ये पीवीसी पाइप गन बहुत खतरनाक है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल की डॉक्टर
कविता चौधरी ने बताया कि उनके पास इस पाइप गन के जितने भी विक्टिम आए हैं उनकी आंखों के कॉर्निया को चोट पहुंची है। अब कॉर्निया को ठीक करना होगा, तभी आंखों की थोड़ी बहुत रोशनी वापस आ पाएगी। बहुत से केसेस में चोट इतनी गहरी है, इतनी ज्यादा है कि मरीज अब एक आंख से कभी देख नहीं पाएगा। ये थोड़ा अट्रैक्टिव नई चीज थी तो बच्चों को, युवकों को इसने ज्यादा अट्रैक्ट किया, पर नुकसान इसका ये रहा कि पटाखे में आमतौर पे बम फटता है तो वो छोटे छोटे सल्फर पार्टिकल्स निकलते हैं। मैं तो 40 साल से देख रही हूँ, तो बच्चे आते थे, उनके आंखों में बहुत सारे सल्फर पार्टिकल्स होते थे, उनको हम लोग निकाल देते थे, 2-4 दिन पट्टी करती थी तो हो जाता था ठीक। अब इस बार क्या हुआ, ये केमिकल जो निकला आंख से, उसने आंख में, वो पटाखे से उसने आंख में बहुत इंजरी पहुंचाई, केमिकल इंजरी, और जो जैसे चूने से जो इंजरी होती है जो कि बहुत हानिकारक होती है, तो एक तो केमिकल इंजरी हुई, दूसरा वो आंख का गोला निकला तो पूरा आंख और पलकें और चेहरा जल गया, जो कि आमतौर पे पटाखों से नहीं होता है, और तीसरा जो है वो इतना जोर का धमाका आंख के पास हुआ तो उससे एक मैकेनिकल ट्रॉमा भी पड़ा, धक्का लगा आंख के सारे स्ट्रक्चर्स को। तो आंख की एक ऊपर की एक झल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, वॉच ग्लास जैसे होता है उस तरीके से, तो वो जब पारदर्शी होती तभी हम देख पाते हैं, और अगर उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाए तो हमारी रोशनी कम हो जाती है। तो जो इस धमाके से सबसे ज्यादा असर जो है उस कॉर्निया पे हुआ, उसमें घाव बन गया और वो अपारदर्शी हो गई। तो ये घाव को हमें भरना है और अपारदर्शिता को हमें ठीक करना है, तभी मरीज की रोशनी आ पाएगी। क्योंकि पीवीसी पाइप गन के कारण सैकड़ों लोग घायल हुए तो प्रशासन भी एक्टिव हुआ। भोपाल में इस गन को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। ग्वालियर और विदिशा में भी पुलिस की टीम ने रेड की है। इस खतरनाक पाइप गन को बेच रहे लोगों को पकड़ा और उनकी गन्स को जब्त कर लिया। मुझे जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए और उससे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। भोपाल में जो हुआ उसकी वजह सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियोज हैं। यहीं से लोगों ने पीवीसी पाइप बम बनाना सीखा और इस चक्कर में न जाने कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आजकल लोग हर वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इसमें घुसे रहते हैं। यहां चलने वाले वीडियोस का यकीन करके उस पर अपना फायदा देखने लगते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर लिखी गई हर बात को सच मानने लगते हैं। इसका नुकसान कितना होता है, कैसा होता है, ये भोपाल, ग्वालियर, विदिशा जैसी जगहों पर देखने को मिला। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी वीडियो पर आंख बंद करके यकीन न करें। अपना भला बुरा आपको खुद समझना होगा। आज यूपी से एक अच्छी खबर आई है। यूपी के एक्सप्रेस वेज पर हर 100 किलोमीटर पर फायर चौकी स्थापित की जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ ने फायर डिपार्टमेंट के अफसरों को यह निर्देश दिया। असल में आज योगी ने लखनऊ में फायर ब्रिगेड के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। फायर सर्विसेज के कामकाज और इस डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस को रिव्यू किया। इस मीटिंग में योगी ने एक नया आइडिया दिया। योगी ने अफसरों से कहा कि यूपी के सभी एक्सप्रेस वेज पर हर 100 किलोमीटर पर एक फायर स्टेशन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक लोग ये मानते हैं कि फायर सर्विस का काम सिर्फ आग बुझाना है, लेकिन हकीकत है कि फायर सर्विस के लोग डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी ट्रेंड होते हैं। उनकी ट्रेनिंग का उपयोग पब्लिक सेफ्टी के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए एक्सप्रेसवेज पर फायर स्टेशन बनाए जाएं। इससे एक्सीडेंट की स्थिति में जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में और इमरजेंसी सर्विसेज को मौके पर पहुंचाने का काम आसान हो जाएगा। योगी ने कहा कि किसी भी हादसे में घायल हुए लोगों के लिए पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फायर चौकी की मदद से गोल्डन आवर में घायलों को मदद पहुंचाकर जान बचाई जा सकती है। मीटिंग में योगी ने कहा कि यूपी के हर रीजन में फायर डिपार्टमेंट की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होगी। यह यूनिट केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हादसों से निपटने में सक्षम होगी। सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स में किसी भी हादसे से निपटने के लिए ट्रेंड होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रीज के विस्तार और शहरीकरण की रफ्तार को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट को
और मजबूत करना समय की जरूरत है और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। एक्सप्रेस वे पर फायर चौकी बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है। फायर ब्रिगेड हर जगह है, शहरों में तो इसके स्टेशन प्राइम लोकेशन पर हैं, लेकिन इसका काम लिमिटेड है। अगर योगी के इस आइडिया को एक्सपेंड करके पूरे देश में फायर ब्रिगेड का स्वरूप बदला जाए तो अच्छा होगा। फायर ब्रिगेड सर्विस को अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मॉडर्नाइज किया जाए तो बेहतर होगा। यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त रुख दिखाना शुरू किया है। ट्रंप ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा वो पुतिन के साथ बात करते करते थक गए हैं। बातचीत तो अच्छी होती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। पिछले हफ्ते ट्रंप ने पुतिन के साथ 2.5 घंटे तक फोन पर बात की थी और उसके बाद कहा था कि वो जल्दी बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे, लेकिन पुतिन का रुख नहीं बदला। उन्होंने शर्त रख दी कि यूक्रेन अपने 2 राज्यों डोनेट्स्क और लुहांस्क से सेना हटाए, तभी वो सीज फायर के लिए राजी होंगे। लेकिन यूक्रेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इसके लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए ट्रंप ने पुतिन के साथ बुडापेस्ट की समिट कैंसिल कर दी और कहा जब कोई तैयारी नहीं है तो पुतिन के साथ मीटिंग वक्त की बर्बादी होगी। इसके बाद आज ट्रंप ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां लगा दी। Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. Why do you believe, Mr. President, that the sanctions that you're announcing today will push Putin to the... I don't know that they will. I think that they'll certainly have an impact. They're massive sanctions. It's sanctions on oil. The 2 biggest oil companies, among the biggest in the world, but they're Russian. They do a lot of oil. And hopefully it'll push... hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. It takes 2 to tango. ट्रंप के सेक्शन का जवाब पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल से दिया। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर पर रूस की 3 सेनाओं ने न्यूक्लियर अटैक की ड्रिल की। इस न्यूक्लियर ड्रिल के तहत रूस की आर्मी ने यूक्रेन बॉर्डर के बेहद करीब से अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक यार्स मिसाइल को दागा, जिसने हजारों किलोमीटर पूरब में रूस के कमचटका में अपने लक्ष्य को भेदा। इसी तरह रूस की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ने अमेरिका के पास बेरिंग सी में न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। इसके साथ साथ रूस के लॉन्ग रेंज बॉम्बर Tu-95 ने भी रात में दुश्मन के रडार को चकमा देने का अभ्यास किया। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस की इस ड्रिल की तस्वीरें पूरी दुनिया के साथ शेयर की। इसके बाद अमेरिका के नए प्रतिबंधों को खारिज करते हुए रूस ने कहा कि वो सीज फायर को लेकर किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लावरोव ने कहा कि रूस यूक्रेन मसले पर परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, इसलिए वो सिर्फ सीज फायर से बात नहीं बनेगी। रूस कभी नहीं चाहेगा कि ट्रंप उसे टर्म्स डिक्टेट करें। रूस इस बात को कभी पसंद नहीं करेगा कि ट्रंप ये ऐलान करें कि पुतिन आगे क्या करने वाले हैं या उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन ट्रंप की फितरत है, वो दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स के बिहाफ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं। जैसे उन्होंने पहले कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, उनकी मोदी से बात हुई है। जब भारत ने डिनाई किया तो ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेगा। पहले के जमाने में हेड ऑफ स्टेट्स के बीच जो बात होती थी वो कोई पब्लिकली नहीं बताता था, जितनी जरूरत होती थी उतनी बताया जाता था। अब तो ट्रंप जो बात नहीं हुई वो भी बता देते हैं। इसलिए चीन और रूस से बात अटकी हुई है। कोई देश नहीं चाहता कि वो किसी के प्रेशर में आकर कोई फैसला ले। अब ट्रंप भी इस बात को समझने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो रशिया पर सैंक्शन तो लगा रहे हैं, पर वो श्योर नहीं है कि इससे कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। और अब दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर,
दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए 28 से 30 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। आज बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ जो पूरी तरह सफल रहा। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट की एक टीम की निगरानी में आज क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में सेस्ना सिविलियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। इस विमान के जरिए 40 से 50 मिनट के दौरान आसमान में क्लाउड सीडिंग के केमिकल का छिड़काव किया गया। इससे बारिश के लायक बादल बने और ट्रायल पूरी तरह कामयाब रहा। अब इस बात की पूरी संभावना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जाए। सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार आज बुराड़ी के अलावा करोल बाग में भी क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कराना चाहती थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन नहीं मिली, इसलिए करोल बाग में ट्रायल नहीं हो पाया। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली के आसमान पर बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन कराना आसान होगा। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, 3:30 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। दिल्ली वाले वाकई में पॉल्यूशन से बहुत परेशान हैं। घर से बाहर निकलने में दिक्कत है, सांस की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसलिए अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, सरकार क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने में कामयाब होती है, तो ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान की पब्लिक मीटिंग्स होंगी। तेजस्वी यादव कल से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार कल महिला रोजगार योजना की 5वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।